चलो बच्चों, हम लोग अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 9 एंड लास्ट चैप्टर ऑफ आवर ऑडिट पेपर, है ना। तो प्लीज आप हमारा साथ देना और जल्दी से इसको खत्म करते हैं। प्लीज आप अपने फोन वगैरह रख दो, प्लीज अपने अपने फोन इधर उधर रख लो और फिर हम जल्दी से इसको खत्म करते हैं। कुछ कुछ चीजें मैं आपको घर के लिए दे दूंगा, देखते हैं कितना खत्म हो पाता है। आइए, पार्ट ए, ऑडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आइटम। क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो जो आइटम्स आते हैं उनका हमें क्या करना है, ऑडिट करना है। तो यानी ये एक तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि तोड़ रहा है हमारे काम को और स्पेसिफिक होके बात करेगा कि जैसे आप सेल्स का ऑडिट कैसे कब मतलब करोगे, तो क्या क्या चीज चेक करोगे, परचेज का करना है तो क्या क्या चेक करोगे, असेट और लायबिलिटी वेरीफाई करनी है तो किस स्टेप्स को फॉलो करोगे, ये आपको वो हमने बैंक ऑडिट में करा दीदी। वो सब हमने बैंक ऑडिट में करा, ये जनरल पर्पस के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चले, आइए देखिए, आपको इजी लगेगा। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। कह रहा है राइट अबाउट द असर्शन यूज्ड फॉर द ऑडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये क्वेश्चन है, मतलब क्या बोला कि असर्शन लिखो आप किसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में और उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में और डिस्क्लोजर के बारे में। कहने का मतलब है ये चीजें आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, ट्रांजैक्शंस को चेक करोगे। अगर आपको ट्रांजैक्शंस चेक करनी है तो ट्रांजैक्शन में, सार्थक, ट्रांजैक्शन में हम तीन चीजें चेक करेंगे, ये मैंने वहां पे भी बताया था, अकरेंस, कंप्लीटनेस और मेजरमेंट। ये बात हो रखी है कभी, अकरेंस, कंप्लीटनेस और मेजरमेंट की। अकरेंस का मतलब आप इंश्योर करोगे कि ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही है वो अकर हुई है एंड आर रिलेटेड टू दी एंटिटी, यानी उसकी अकरेंस को आप मेक श्योर करोगे कि वो ट्रांजैक्शन हुई भी है या बस उसकी एंट्री पास हो गई है। समझ में आया। नंबर टू, आप उसकी कंप्लीटनेस चेक करोगे। कंप्लीटनेस कैसे चेक होगी, बोलो। कह रहा है ऑल द ट्रांजैक्शन दैट वर सपोज टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा तो नहीं है कि कोई ट्रांजैक्शन हमने छोड़ दी हो। समझ में आ रहा है। हम सेल ऑफ गुड कर रहे थे, सेल ऑफ गुड्स के साथ हम सेल ऑफ थोड़ी सर्विस भी कर रहे थे, तो ऐसा तो नहीं है हमने सर्विस को रिकॉग्नाइज ही नहीं करा, सही है, या हमने कोई खर्चा रिकॉग्नाइज ही नहीं करा। तो आपको कंप्लीटनेस के बारे में चेक करना है। कह रहा है स्टेटमेंट एंड द फर्दर ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये एक साथ। कह रहा है ऑल द ट्रांजैक्शन वर सपोज टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फर्दर ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। और फर्दर आपको ये भी चेक करना है कि जो ट्रांजैक्शन है वो करंट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉग्नाइज हम कर भी रहे हैं या नहीं। कहने का मतलब है आपको कट ऑफ डेट पे भी काम करना है कि ये आएगी कहां पे ट्रांजैक्शन, किस साल के पीएनएल में हम इसको दिखाने वाले हैं। हम्म? जैसे आप बोरोइंग कॉस्ट पढ़ते हो एएस में, वहां पे ये सब काम आपको करना होता है ना, कि कौन सा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का है, कौन सा पोस्ट है, कहाँ पे किस तरीके से कौन से पीएनएल में दिखेगा। तो अलग अलग एस्से के साथ आप डील करोगे तो आपको ये चीज चेक करनी है कि उसकी कंप्लीटनेस क्या होगी। कंप्लीटनेस के बाद बात कर लेते हैं किसकी, मेजरमेंट की। तो कह रहा है द ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड एक्यूरेटली एट द अप्रोप्रिएट अमाउंट, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई। ट्रांजैक्शन को कैसे चेक करोगे आप, बोलो बोलो। उसकी अकरेंस से, उसकी कंप्लीटनेस से और उसके मेजरमेंट से, ये तीन चीजें चेक करेंगे। आ जाएं आगे। अब बात कर लेते हैं बैलेंसेस की। बात किसकी हो रही है, बैलेंसेस। बैलेंसेस कहाँ होंगे, बैलेंस शीट के अंदर, है ना। तो उनकी बात कर रहे हैं आप। कह रहा है बैलेंसेस को कैसे चेक करोगे, कह रहा है उसकी क्या देखोगे आप, एग्जिस्टेंस। क्या सच में बैलेंस है भी। कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ असेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी बैलेंसेस एग्जिस्ट एट द पीरियड एंड। तो ये सारे लेजर से देखोगे आप, है ना। कोई ऐसा भी हो सकता है कि लेजर हमने गलत राउंड ऑफ कर दिया हो, नील हो जाता है ना लेजर, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, लेकिन हो सकता है हमने वहां पे मैनेजमेंट ने एंट्री पास करके कर दिया हो, फेक एंट्रीज पास करके। तो आप चेक करोगे बैलेंसेस को, उनके एग्जिस्टेंस को। समझ में आया नहीं आया। उसके बाद आप उसकी भी कंप्लीटनेस को चेक करोगे। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है, कोई बैलेंस छूटना नहीं चाहिए।
है ना। अर्थमेटिकल एरर हो जाती है ना ट्रायल बैलेंस के अंदर, जितना डेबिट गायब हुआ उतना ही क्रेडिट गायब कर दिया आपने, तो छूट गया, वो छूटा नहीं छूटा। ऐसे एरर जो हमारा ट्रायल बैलेंस को, जो उसका अर्थमेटिकल एरर होता है, मतलब उसे कैलकुलेशन में पता ही नहीं चलेगा, कंपनसेटिंग एरर होते हैं ना, एक को दूसरा छुपा देता है ना। तो उस तरह के आपको डील करना पड़ेगा कि ऑल द एसेट एंड द लायबिलिटी एंड इक्विटी बैलेंसेस दैट आर सपोज्ड टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसकी भी कंप्लीटनेस चेक करोगे। फिर उसका वैल्यूएशन चेक करोगे कि एसेट लायबिलिटी एंड इक्विटी बैलेंस हैव बीन वैल्यूड एप्रोप्रिएटली। आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप इन्वेंट्री दिखा रहे हैं तो कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे दिखा रहे हैं, अगर हम असेट दिखा रहे हैं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं तो AS 13 के हिसाब से जो उसकी कॉस्ट प्लस उसका एक्रूड इंटरेस्ट बनता है वो दिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो वो सारे AS का जितने भी आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं उनके हिसाब से उनका वैल्यूएशन होना चाहिए, जो भी आइटम आप वहाँ पे दिखा रहे हो। कह रहा है राइट एंड ऑब्लिगेशन चेक करोगे। द एंटिटी हैज ए राइट ऑफ ओनरशिप। अगर किसी कोई आइटम हमारी बैलेंस शीट में आ रहा है, वो दिख रहा है ना कि हम ऑनर हैं, मान लो इमोबल प्रॉपर्टी आ रही है हमारे पास 100 करोड़ रुपए की, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या आप ओनर हो भी उसके या नहीं। समझ में आ रहा है, टाइटल डीड वगैरह। तो कह रहा है एंटिटी हैज द राइट टू द ओनरशिप और द यूज ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड असेट्स एंड द लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी। तो आप क्या चेक करोगे, उसकी राइट एंड ऑब्लिगेशन। तो कहने का मतलब है अगर कोई एसेट है तो आप उसकी टाइटल डीड वगैरह देखोगे और देखोगे क्या हमारा उस पर ओनरशिप का राइट है भी, जो हम अपनी बैलेंस शीट में अपने आप को ओनर दिखा रहे हैं, क्या हम अप्रोप्रिएटली दिखा सकते हैं। और अगर कोई लाइबिलिटी है क्या वो हमारी ही लाइबिलिटी है, कहीं ऐसा तो नहीं है और किसी की लाइबिलिटी हो। क्लियर है। तो बैलेंसेस के बारे में आप ये चीजें चेक कर लोगे। समझ में आया। आगे आ जाते हैं। अब प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर तो आपको बहुत अच्छे से आता है। आइए, कह रहा है अक्रेंस एंड एग्जिस्टेंस। इसमें भी अक्रेंस और एग्जिस्टेंस चेक करोगे कि जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है, यानी कोई अगर ट्रांजैक्शन हुई है और उसकी एग्जिस्टेंस भी है तो वो प्रॉपर्ली आपने डिस्क्लोज करी है, प्रॉपर्ली प्रेजेंट करी है या नहीं करी। देखना, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन अकर्ड एंड रिलेटेड टू द एंटिटी एंड फर्दर द क्लोजिंग बैलेंस डज एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ पीरियड एंड। सही है। तो कह रहा है कि जो भी आप डिस्क्लोजर, जो भी प्रेजेंटेशन कर रहे हो उसके बारे में भी आप मेक श्योर करोगे कि जिस चीज का डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन है उसकी अकरेंस भी हुई है, उसकी एग्जिस्टेंस भी हुई है। चाहे आप डायरेक्ट वे में बोल लो चाहे इनडायरेक्ट वे में बोल लो, बात वही निकल के आ रही है कि अकरेंस और एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। अगला कह रहा है कंप्लीटनेस चेक करोगे कि ऑल द ट्रांजैक्शन बैलेंस इवेंट एंड द अदर मैटर दैट शुड हैव बीन डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जो जो चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करी है या नहीं करी। कह रहा है मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन के बारे में बात कर लोगे कि जो भी ट्रांजैक्शन इवेंट बैलेंसेस एंड अदर फाइनेंशियल मैटर जो भी हमने मेजर और डिस्क्लोज कराएं करेक्टली हैं एट देयर एप्रोप्रिएट वैल्यू एंड द मैनर दैट प्रमोट द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो तरीके से दिखाया आपने। तो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के बारे में भी आप वही सेम चीजें चेक करोगे कि उसकी अकरेंस भी होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस भी होनी चाहिए, उसकी कंप्लीटनेस भी होनी चाहिए और मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन भी होना चाहिए। चलें आगे। क्लियर है, क्लियर है बच्चा लोग। अब देखिए, ये समझ में आ गया आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसकी प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के आइटम आपको समझ में आ गए किस तरीके से चेक करने हैं, है ना। अब हम बात कर रहे हैं, देखिएगा, कह रहा है अंडरस्टैंड द रेवेन्यू फ्रॉम द सेल इन ब्रीफ। राइट अबाउट, राइट अबाउट का मतलब है कि इसके बारे में लिखो कि आप क्या समझते हो अंडरस्टैंडिंग द रेवेन्यू ऑफ सेल इन ब्रीफ। जो सेल से आप पैसा कमा रहे हो उसको कैसे समझोगे, कैसे उसको चेक करोगे। अब हम स्पेसिफिक एक आइटम के ऊपर आ गए तो चीज और भी आसान हो जाती है। बस यहाँ पे सेल्स की बात होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात होगी। देखो, कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू सेंटर कौन से हैं हमारे, रेवेन्यू सेंटर समझते हो, जहां जहां से अपन इनकम कमाते हैं, तो उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लोगे। कह रहा है ऑडिटर नीड टू ऑब्टेन द क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रेवेन्यू सेंटर स्पेसिफिकली फॉलोइंग आइटम टाइप ऑफ द सर्विसेज एंड द प्रोडक्ट दे प्रोवाइडेड, मेजर सेलिंग प्रोडक्ट सर्विसेज। जो सुन लेना इंपॉर्टेंट है, कह रहा है टाइप ऑफ किस तरह की आप सर्विस और प्रोडक्ट में डील करते हो, उससे ही तो पता चलेगा कि आपका वो है रेवेन्यू सेंटर। आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ, फिर उसमें आप पकड़ोगे कि कौन कौन से मेजर प्रोडक्ट हैं जो हमारे सेल होते हैं जिससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होती है। फिर आप चेक करोगे इंट्रोडक्शन, क्या कोई हमने नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा है या कोई सर्विस लाइन नई बनाई है ना। जैसे हम फाइनल खोल देंगे तो हमारे लिए एक नई सर्विस लाइन हो जाएगी अगर हम सीए फाइनल को पढ़ाना चालू कर देंगे। कह रहा है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर किसी प्रोडक्ट को हम जैसे
छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाना, 9-10 नहीं पढ़ाना, तो हमने ये बंद कर दिया। तो डिसकंटिन्यू जो प्रोडक्ट या सर्विस करा वो आप चेक करोगे, है ना। और मेजर कस्टमर को चेक करोगे कि कहाँ से मोटा पैसा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जर्नल सेल्स टर्म एंड कंडीशन को आप पढ़ोगे। तो इन चीज़ों को अगर आप स्टडी कर लोगे तो उससे आप पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो रेवेन्यू फ्रॉम सेल की इन ब्रीफ में। आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ। तो अगर आपसे क्या पूछा जाएगा पेपर में, ये पूछा जाएगा कि आप एक कंपनी में गए हो और आपको एक स्पेसिफिक एरिया मिला है जो कि है रेवेन्यू फ्रॉम सेल, तो आप कैसे डील करोगे, क्या क्या चीजें चेक करोगे, कैसे उसको अंडरस्टैंड करोगे, तो आपको ये सब लिखना होगा। समझ में आया? चले आगे आ जाते हैं। अब कह रहा है क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे आप सेल को सेल को समझने का, मतलब सेल की ऑडिट करने का। कह रहा है ब्रीफ ऑडिट प्रोसीजर, किस चीज के लिए है ऑडिट प्रोसीजर? रेवेन्यू फ्रॉम सेल को चेक करने के लिए, है ना। अभी तो हमने अंडरस्टैंडिंग ली, समझ में आ रहा है आपको। आपने ब्रीफ करा कि कैसे कैसे आप उसको पता लगा सकते हो, है ना। अब देखना, एन ऑडिटर नीड टू आइडेंटिफाई द कंट्रोल पॉइंट ओवर दी सेल्स। क्या कंट्रोल पॉइंट आपने लगाए हुए हैं सेल्स के ऊपर? कंट्रोल पॉइंट बोले तो कस्टमर से जो पैसा आएगा किसके हाथ में आ रहा है। प्रोडक्ट अगर हमारे स्टोर से निकल रहा है किस पेपर के थ्रू निकल रहा है, कौन ऑथराइज है, कितना क्रेडिट पीरियड है। तो बहुत सारे कंट्रोल पॉइंट हो सकते हैं, है ना, सेल्स को लेके। तो वो सारे ऑडिटर को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे क्या क्या कंट्रोल पॉइंट्स है। अब जहां पे कंट्रोल होगा वहीं पे चोरी होगी, तो उस कंट्रोल पॉइंट को आप क्रिटिकली एनालाइज करोगे कि भैया वहां पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसा कई बार गायब भी हो जाता है, कैश में ले लिया जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे कोई माल सेल आउट हुआ, सीओडी पे कोई बंदा आता है कई बार लेने, आपके पास सामान पकड़ा देता है, सीओडी लेके जाता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है बंदा जेब में ही रख के घर ले जाए अपने, कंपनी तक पहुंचे ही ना पैसा। तो कंट्रोल पॉइंट देखोगे। अगला देखना, ऑडिटर सेल टेस्ट द कंट्रोल ओवर द सेल टू डिटरमाइन देयर इफेक्टिवनेस। बता दिया ये मैंने। कंट्रोल करोगे फिर उसको, मतलब टेस्ट करोगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लोगे। फिर आगे देख लो, द ऑडिटर सेलेक्ट ए रैंडम सैंपल ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड एग्जामिन द रिलेटेड कस्टमर परचेज ऑर्डर इनवॉइसेस एंड कस्टमर स्टेटमेंट। तो आप यहाँ पे सैंपलिंग लगा के जो जो ऑर्डर आए होंगे उनके हिसाब से रिकंसाइल कर लोगे कि इस ऑर्डर का पैसा कहाँ पे है। भैया ऑर्डर 20,000 का है तो 20,000 दिखाओ आए होंगे अकाउंट में, आ रहा है नहीं आ रहा। तो आप इन चीज़ों को एग्जामिन कर लोगे, रिलेटेड कस्टमर का लेजर देख लोगे, परचेज ऑर्डर देख लोगे, इनवॉइसेस देख लोगे, और कस्टमर की स्टेटमेंट भी आप देख सकते हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आगे देख लो, कह रहा है परफॉर्मिंग द सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर, जब आपका काम नहीं चलेगा कंप्लायंस से, बाय सेल्स ट्रेंड एनालाइज कर सकते हो आप। कैसे करोगे वो? आप देखोगे भैया हमारा जो काम है गिफ्ट आइटम का है, तो भैया राखी के समय में जब रक्षाबंधन आता है तो हमारी सेल ज़्यादा होती है। इस साल क्यों नहीं हो रही? कहीं लूपोल तो नहीं है, कहीं गायब तो नहीं करा जा रहा पैसा, कहीं सेल बुक ही नहीं हो रही हो, कहीं कैश में ही करके जेब में रख ली जा रही हो, टैक्स की चोरी हो रही हो। टैक्स की चोरी है ना, जीएसटी की चोरी है अगर जेब में रख ली जा रही है। कंपैरिजन करोगे विद द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड एंड कैटेगरी वाइज सेल ईटीसी। तो आप सेगमेंट वाइज सेल की लिस्ट बनाओगे, उसे पिछले साल के ट्रेंड से चेक कर सकते हो। आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ। तो लिख दोगे सारे आइटम में इसी तरह की चेकिंग होगी, है ना, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको अगर आप पढ़ोगे ना, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या बोला, कंट्रोल आइडेंटिफाई कर लो, फिर बोल दिया टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लो, उसके बाद बोल दिया सैंपलिंग अपना ऑडिट प्रोसीजर लगा लो, सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगा लो, चेक कर लो। आगे आ जाओ, कह रहा है राइट अबाउट द ऑडिट प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सेल। अब आप सेल को वेरीफाई कर रहे हो तो उसके क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर होंगे, वही चीज है। इनवॉइस से चेक करेंगे, जो परचेज ऑर्डर दिया है सामने वाले बंदे ने उसके हिसाब से सेल हुई है नहीं हुई, कहीं फिक्टिशियस सेल तो नहीं हो रही, झूठे कस्टमर तो नहीं है। समझ में आ रहा है? बहुत सारे रिस्की एरिया हो सकते हैं कि कहीं रिलेटिव कोई तो सेल नहीं दिखा दे रहे, तो उस तरीके से आप चेक कर लोगे। देखो माइंड में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रख के चेक करना है बस। देखना अकरेंस कह रहा है रिकॉर्डेड सेल रिप्रेजेंट द गुड शिप्ड एंड द सर्विस परफॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड। क्या कहने का क्या मतलब है? जो सेल रिकॉर्ड करी है ना आपने, वो रिप्रेजेंट करे कि गुड यहाँ से गया भी है, कहीं ऐसा तो नहीं है झूठे बस आपने बिल काट रखे हो अपनी विंडो ड्रेसिंग करने के लिए। विंडो ड्रेसिंग समझते हो ना? तो आपने अच्छी सेल दिखाने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेल कुछ नहीं करा बस बिल काट रखे हैं, माल वाल कुछ गया नहीं कहीं पे। इतना माल तो आपके पास पड़ा भी नहीं है, इतना बड़ा आपका गोदाउन भी नहीं है, आपने 5,000 करोड़ की सेल दिखा रखी है, गोदाउन आपका इतना सा है, यहाँ से ही हो जाती है भैया। समझ रहे हो? तो आपको चेक करना है रिकॉर्डेड सेल रिप्रेजेंट करेगी गुड शिप्स एंड द सर्विस परफॉर्म ड्यूरिंग दी
पीरियड। फिर कहना है चेक वेदर ए सिंगल सेल्स इनवॉइस इज रिकॉर्डेड इन दी मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स। कहीं ऐसा तो नहीं है एक ही इनवॉइस 4 बार बुक कर दिया, आपका जो स्टाफ था, जो अकाउंटेंट था, वो इतना इतना प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं था, गलतियां कर रहा था, आपने कोई नया बच्चा बिठा दिया, वो नई नई नौकरी पे आया था, वो एक ही बिल को 5 बार चढ़ा रहा है और आप खुश हो गए, सेल करी थी 1 लाख की, कह रहे हो 5 लाख की सेल हो गई, वाह मजा आ गया। सही है, तो ये चीज चेक कर लोगे। कह रहा है वेदर, यानी डुप्लीकेसी बोल दूं ना इसको, डुप्लीकेसी चेक कर लोगे। कह रहा है वेदर एनी फिक्टिशियस सेल हैज बीन रिकॉर्डेड, कोई फिक्टिशियस सेल तो रिकॉर्ड नहीं करी। वेदर एनी शिपमेंट वर डन विदाउट द कंसेंट एंड एग्रीमेंट ऑफ द कस्टमर, कोई ऐसा शिपमेंट तो नहीं भेजा जो बिना कंसेंट के ही निकाल दिया हो, आपने भेज दिया हो। वेदर एनी सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट अबाउट द कलेक्टिबिलिटी, कोई सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है कलेक्टिबिलिटी के ऊपर। कलेक्टिबिलिटी मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही कस्टमर को बेचते जा रहे हो और उसके पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, ठीक है। रिव्यू कर रहे हो आप सीक्वेंस ऑफ सेल इनवॉइस, ऐसा तो नहीं है सेल इनवॉइस ऊपर नीचे बन रहे हैं, दाएं बाएं बन रहे हैं, बहुत सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि गेम कर रहे हो आप। समझ में आ रहा है? गैप है सेल इनवॉइस में, एक इनवॉइस काट दिया 5 नंबर, उसके बाद सीधा काट रहे हो 10 नंबर। सुनना ध्यान से, पहला काटा 5 नंबर, फिर काट रहे हो 10 नंबर, बीच के 4 रिजर्व कर लिए कि बाद में काटेंगे, किसी के भी नाम पे काट देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये चीज चेक करोगे। रिव्यू द जनरल एंट्री ऑफ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, कोई अनयूजुअल सेल हो रही है तो उसे उसकी जनरल एंट्री चेक कर लोगे। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द सेल रिटर्न टू द सेल एंड कंपेयर इट विद द प्रीवियस ईयर एंड इन्वेस्टिगेट द मटेरियल डेविएशन, कितना माल हमारा वापस आ जाता है, तो नॉर्मल सेल रिटर्न को आप चेक कर लोगे, पिछले साल से कंपेयर कर लोगे, सेल रिटर्न टू सेल रेशियो निकाल के पिछले साल का और इस साल का कंपेयर कर लोगे कि इस बार इतना ज़्यादा माल वापस क्यों आया है, यानी गलत तरीके से सेल कर रहे हो आप। कह रहे हैं चेक द सेल रिटर्न विद द सेल इनवॉइसेस, चलान, क्रेडिट नोट एंड स्टॉक रजिस्टर एंड रिवर्सल ऑफ जीएसटी ईटीसी। तो अगर सेल रिटर्न होगी तो जीएसटी रिवाइज करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा, तो वो करा है या नहीं करा वो भी आप चेक करोगे। तो ये तो बात थी सिर्फ अकरेंस की, ये तो बात थी सिर्फ अकरेंस की। अब देखो कंप्लीटनेस, ये तो पढ़ा दूं, पूरा पढ़ लो। कंप्लीटनेस की बात देख लो। अब कंप्लीटनेस चेक करोगे, ऑल दिस जितनी भी सेल्स हैं वो मेड करी है ड्यूरिंग द पीरियड वर रिकॉर्डेड एंड देयर इज नो अंडर अंडर स्टेटमेंट, मास्टर और ओवर स्टेटमेंट। कह रहा है कि जो सेल है वो आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड करी है, कोई अंडर स्टेट नहीं करी और ना ओवर स्टेट करी है सेल को। तो ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि कंप्लीट जो हमारी सेल हुई है वो कंप्लीटली रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो गई हो, ज्यादा रिकॉर्ड हो गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कम रिकॉर्ड हुई हो। समझ में आया? कट ऑफ अरेंजमेंट आप लगाओगे। कट ऑफ अरेंजमेंट का मतलब क्या है? कट ऑफ अरेंजमेंट का मतलब क्या है मेरे बच्चे? कट ऑफ अरेंजमेंट का मतलब यह है कि जो उस साल में आएगा उस साल की सेल उसी साल में रिकॉर्ड करोगे, आगे लेके नहीं जाओगे, और कोई आगे की है तो उसे पीछे लेके नहीं आओगे। देखो, परफॉर्म द कट ऑफ टेस्ट टू एंश्योर द रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज इन द current accounting period. This arises when the companies recognize the revenue based on the date of the sale invoice. Rather, in order to perform a robust sale cutoff test, the auditor need to understand the consider the specific cutoff error risk for the each engagement. कहने का मतलब है कि वहां पे आपको ठीक करना पड़ेगा चीजों को, और ये बोलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि सेल आप इस करंट पीरियड में कब रिकॉग्नाइज करोगे और अगले में कब करोगे। व्हाट इज द कट ऑफ इवेंट और ट्रांजैक्शन या डेट। सही है? तो 31 मार्च को आप खड़े होके ये चेक करोगे कि ये अप्रैल में बुक होनी चाहिए या मार्च में। समझ में आया नहीं आया? आइए, कह रहा है ऑडिटर जनरली फोकस ऑन द ईयर एंड सेल इनवॉइसेस एंड इंश्योर दैट द रिस्क इज ट्रांसफर ऑन और बिफोर दी क्लोजिंग डेट। तो ईयर एंड के जो सेल इनवॉइसिंग होंगे उस पर आप नज़र बना के अच्छे से चेक करोगे कि वहाँ पे घपला हो सकता है, क्योंकि साल के अंत में मार्च मार्च बचा होता है, फिर कंपनियों को पता चलता है कि इस साल तो हमने अच्छी सेल नहीं दिखाई, तो वो ज़्यादा सेल दिखा देते हैं। देखिएगा, कह रहा है इफ द क्रेडिट नोट इश्यूड आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड इमीडिएटली फ्रॉम द करंट पीरियड करंट ईयर एंड द सेल इट मे बी केस ऑफ फिक्टिशियस सेल। समझ में आया? कह रहा है अगर आपने 31 मार्च पे एंट्रियां करी हैं सेल की बहुत सारी, तो ऐसा इट मे बी द सिनारियो कि वहां पे वो फिक्टिशियस सेल कर रहे हो अपनी सेल को बूम करने के लिए, अपनी सेल को दिखाने के लिए, क्योंकि उनके ऑलरेडी लोन चल रहे होंगे, वहां पे उन्हें दिखाना पड़ेगा कि पिछले साल से ज्यादा हुई है। समझ में आया नहीं आया?
देखना, चेक करोगे आप रिकंसिलिएशन ऑफ टोटल सेल डिस्पैच एज पर द स्टॉक रिकॉर्ड एंड द फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड द जीएसटी इनवॉइस। जितना माल आपके गोदाम से निकला है वहां से आप चेक करोगे, जितनी सेल आपने करी है उसके इनवॉइसेस से उसको क्रॉस चेक कर लोगे, या जीएसटी इनवॉइस से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। जितना आप जीएसटी की रिटर्न में टैक्स भर रहे हो उससे जितने रियल में टैक्स इनवॉइस कटे हैं उन्हें चेक करोगे, और उसको क्रॉस चेक करोगे जितना माल निकला है हमारे पास से। आगे आइए, review the GST and GST return and ensure the same has been reconciled with the revenue report in the profit and loss account। आप पूरे साल की, आपको पता है एनुअल रिटर्न जाती है जीएसटी के अंदर, हाँ जीएसटीआर 9 जाती है जिसको एनुअल रिटर्न बोलते हैं, दिसंबर तक फाइल करनी होती है। तो आप उसकी एनुअल रिटर्न से अपना पीएनएल अकाउंट भी चेक करोगे, जितनी सेल वहां पे आ रही है उतनी आपके पीएनएल अकाउंट में आनी चाहिए, उससे ना कम ना ज्यादा। और अगर कम ज्यादा आ रही है तो उसका रिकंसिलेशन बनवाओगे कि क्यों, इसलिए यहाँ पे लिखा है वर्ड रिकंसाइल। सही है, चल सकते हैं। अभी किसकी ऑडिट कर रहे हैं, सिर्फ सेल की। सेल की क्या क्या देख लिया हमने, अकरेंस, कंप्लीटनेस, है ना। अब क्या देख रहे हैं, मेजरमेंट देख लें। देखिएगा सब में वही होगा, हर ट्रांजैक्शन में यही चीजें चेक करनी है। अभी देख लेना, आगे चाहे चेक कर लो आप। कह रहा है ऑल दी सेल्स आर करेक्टली मेजर एज पर दी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब मेजरमेंट कैसा होगा आप बताओ, एएससी तो बताता है आपको कैसे वैल्यू करना है किसी आइटम को, तो एएस के अकॉर्डिंग आप वैल्यू कर दोगे। सुनना, इस पे कौन सा एएस लगेगा सेल को रिकॉग्नाइज करने पे, एएस 9, है ना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। तो कह रहा है ऑल दी सेल्स आर एक्यूरेटली मेजर एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड द करेक्टली जनरलाइज समराइज एंड पोस्टेड। ये समझ रहे हो, जनरलाइज समराइज और पोस्टेड, यानी करेक्ट एंट्री करी है, करेक्ट आपने लेजर में पोस्ट करा है, करेक्ट उसकी समरी बनाई है। कह रहा है इफ देयर इज एनी एक्सपोर्ट सेल कंसीडर द एक्सचेंज गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम द सेल, तो एएस 11 लगा दोगे। कह रहा है ट्रेस ए फ्यू ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द कंप्लीशन दैट इज द ऑडिट इन डेप्थ। कुछ ट्रांजैक्शन को आप टेस्ट भी करोगे डिटेल में जाके, सही है। कह रहा है ऑडिटर मस्ट अंडरस्टैंड द क्लाइंट ऑपरेशन एंड रिलेटेड जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट अकाउंटिंग प्रोसीजर इश्यूज रिगार्डिंग द रेवेन्यू रिकॉग्निशन मेथड। तो जनरली आप कौन सा मेथड यूज करते हो हर साल, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लोगे कि रिकॉग्निशन प्रॉपर्ली कर रहे हो या नहीं कर रहे। देखिएगा, पॉइंट ऑफ सेल रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आप चेक कर लोगे। एंश्योर दैट द related party sale are properly authorized and the value of such transaction was reasonable and the arm length। सही है, तो ये भी चेक करोगे कि जो ट्रांजैक्शन है वो आर्म लेंथ पे की गई है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करी गई है। अगर रिकॉग्निशन पे AS 7 लग रहा होगा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो आप परसेंटेज कंप्लीशन मेथड भी देख लोगे और अपनी सेल के अकॉर्डिंग की पॉइंट ऑफ रेवेन्यू सेल क्या बन रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ, अब सुनना आगे प्लीज प्लीज। कह रहा है राइट अबाउट दी अदर इनकम। अब आपने सेल चेक कर ली, लेकिन आपने एक कॉलम देखा होगा शेड्यूल 3 के अंदर अदर इनकम का। कह रहा है अदर इनकम को भी आपको चेक करना पड़ेगा, तो अदर इनकम चेक कर लोगे। अदर इनकम चेक कर लोगे कि कहाँ से आ रही है, इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स डिपॉजिट चेक कर लोगे, है ना, और डिविडेंड चेक कर लोगे, कहीं डिविडेंड्स हो तो नहीं आ रही। ठीक है, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा कुछ, हाँ आ रहा है पक्का। देख लो देख लो, अरे देख लो प्लीज, देखो क्या चेक करोगे, देखो एफडी में आप लिस्ट मांग लोगे कितनी एफडी ओपन हुई है ड्यूरिंग द ईयर अंडर द ऑडिट, along with the applicable interest rate and the number of days for which the deposit are outstanding। उसके हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लोगे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देख लोगे मल्टीप्लाई करके रेट को। कह रहा है डिपॉजिट फॉर द डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग स्टिल आउटस्टैंडिंग एट द एंड पीरियड एंड ट्रेस कर लोगे द सेम टू डायरेक्ट द कंफर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बैंक। तो जितने भी एफडी आपकी बैलेंस शीट में आ रही होगी आप चेक कर लोगे कि भैया इनके एफडी के पेपर दिखाओ बैंक से। ठीक है, कह रहा है ऑब्टेन कर लोगे कंफर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द बैंक, अपनी कैलकुलेशन तो करोगे ही करोगे, और बैंक से भी आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मंगा के उसे मैच कर लोगे। कह रहा है ऑब्टेन कर लोगे कॉपी 26 AS की, ये फॉर्म होता है जिसमें TDS रिफ्लेक्ट होता है बेटा, एंड रिकंसाइल कर लोगे इंटरेस्ट रिफ्लेक्टेड देयरइन एंड कैलकुलेशन शेयर्ड बाय द क्लाइंट। समझ में आया, अरे बोलो समझ में आया। डिविडेंड इनकम के बारे में कैसे चेक करोगे बताओ, बोलो। आप पता लगाओगे कौन कौन से शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है,
किस किस कंपनी से कितना कितना डिविडेंड आया, है ना, आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको रिस्पेक्टिव उसके जिस अकाउंट में डिविडेंड आता है उससे चेक कर लोगे, क्रॉस चेक कर लोगे। देखो कह रहा है वेरीफाई दैट द डिविडेंड आर रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन द एंटिटी राइट टू रिसीव द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड इज एस्टैब्लिश। आपको पता है कब करते हैं एएस 9 के अकॉर्डिंग, जब राइट टू रिसीव हमारा एस्टैब्लिश हो जाता है। एंड वेरीफाई दैट द गेन और द लॉस ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड इज रिकॉर्डेड ऑन द अदर इनकम ओनली द ट्रांसफर ऑफ टाइटल फ्रॉम द एंटिटी। ऑब्टेन द म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट एंड द ट्रेस द गेन एंड द लॉस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन मैचिंग विद द स्टेटमेंट। तो जितनी भी वहाँ पे इनकम दिखाई है आपने, वो आप जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी जिस ब्रोकर के थ्रू, उससे आप वहाँ से स्टेटमेंट मंगा लोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिविडेंड की, उससे क्रॉस चेक कर लोगे आ रहा है या नहीं आ रहा। परचेज के आइटम खुद कर लोगे, सेल मैंने चेक करना दिखा दिया, तो वही चीज़ है, सब सब वही चीज़ है। आप बोलोगे तो पढ़ाऊंगा, जब कर लोगे परचेज के आइटम एक बार गो थ्रू करो, एक बार आप गो थ्रू करो अभी प्लीज। परचेज मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल अभी करके दिखाओ मेरे को बेटा, परचेज करो फटाफट पढ़ो, परचेज को चेक करना है बच्चे, हो जाएगा, आगे चलें, घर के लिए दे दूं। परचेज को चेक करना भैया आपका होमवर्क है, आगे चलते हैं। सेम वही है, देखो सब कुछ वही वही आ रहा है। ये देखो यहाँ पे भी कट ऑफ आया, यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर करोगे, तो जितना ज़्यादा दिमाग आप खराब कर सकते हो सामने वाले बंदे का परचेज को चेक करने के लिए, उतना ज़्यादा दिमाग खराब करोगे, यानी सारी चीज़ें चेक करोगे। क्लियर है, पढ़ लोगे। सुनना, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ सीरियसली पढ़ लेना, पेपर में आ सकता है। क्या वेटेज अच्छा है इसका। स्टडी मैट में ये 114 पेजेस का चैप्टर है, 114 पेज का चैप्टर है ये स्टडी मैट में, सही है। वही सेम चीज आएगी, अकरेंस कंप्लीटनेस चल सकते हैं। परचेज मैंने आपको घर से चेक करने के लिए दिया है, परचेजेस की जो प्रोसीजर है, परचेजेस का आइडेंटिफिकेशन, परचेजेस की ऑडिट आप घर से करोगे। चलें आगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। कह रहा है ऑडिट प्रोसीजर बताओ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को चेक करने का, कैसे करोगे देखो। कह रहा है एंटिटी की हायरिंग, अप्रेजल और रिटायरमेंट प्रोसेस देखोगे। क्या देखोगे बोलो, हायरिंग, अप्रेजल और रिटायरमेंट प्रोसेस क्या है, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब क्या, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब क्या, ना 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 ना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब यह है जो भी खर्चा आपने एम्प्लॉय के ऊपर करा अदर देन सैलरी। हार्म होना जरूरी नहीं है ना, हार्म होना जरूरी नहीं है, सही है। आपने एम्प्लॉय को पार्टी दी, वो आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है। आपने एम्प्लॉय के लिए कुछ अच्छी कोई चीज करवाई, फैसिलिटी दी, वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, तो उसकी ऑडिट कर रहे हो आप। देखना कह रहा है वेरीफाई द कंट्रोल द एंटिटी हैज सेट फॉर द एम्प्लॉय बेनिफिट पेमेंट प्रोसेस टू डिटरमाइन हाउ स्ट्रॉन्ग एंड द रिलायबल दे आर। सुनिएगा, अगर हम इसके ऊपर कंट्रोल नहीं लगाएंगे तो रोज एम्प्लॉय बेनिफिट होता रहेगा कंपनी में। हाँ, सार्थक तो पता नहीं क्या क्या बुक कर देगा, सर आज एम्प्लॉय के लिए दिन की पार्टी अलग, रात की पार्टी अलग और आफ्टर पार्टी सर अलग। आफ्टर पार्टी के लिए सर हम और कहीं जाएंगे, है ना, हो सकता है हम रसिया चले जाएं, वो समझ गया। मैं सीधा वर्ड नहीं बोल सकता ना, इसलिए मैंने रसिया बोला है, समझने वाले समझ गए। आगे आइए, इफ द कंट्रोल आर स्ट्रॉन्ग द ऑडिटर कैन मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन टेस्टिंग मस्ट डू। कह रहा है कि अगर कंट्रोल अच्छे हैं वहां पे, सुनिएगा, अगर कोई एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा होना होता है तो वो 3 जगह से पास थ्रू होता है कि पहले नीचे लेवल का कोई स्टाफ देखेगा, फिर वो सीनियर मैनेजर के पास आएगा, फिर वो एग्जीक्यूटिव मैनेजर के पास आएगा, तब अप्रूव होने के बाद फंड निकलेगा कंपनी से। तो आप उतनी ज़्यादा डिटेल में चेकिंग नहीं करोगे, आप बस कंप्लायंस टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लोगे। आगे आइए, कह रहा है जनरली इंटरनल कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इंक्लूड मेंटेनिंग ऑफ अटेंडेंस रिकॉर्ड। सही है, पता लगा 2 ही दिन 2 ही बच्चे आए थे और एक एम्प्लॉय ने बोला सर हमने तो आज पार्टी करी है, आज बर्थडे था, 2 लाख रुपए खर्च हो गए। अटेंडेंस से पता चलता है कि 2 ही लोग आए थे, 2 लाख तुमने ही उड़ा दिए। सर एम्प्लॉय बेनिफिट खर्चा कर दिया हमने, पार्टी थी ऑफिस में।
सही है। तो आप क्या करोगे, मेंटेन करोगे अटेंडेंस के रिकॉर्ड, एम्प्लॉय का पेरोल मास्टर देखोगे, ऑथराइजेशन करोगे एंड अप्रूवल ऑफ मंथली पेरोल प्रोसेसिंग एंड डिसबर्समेंट, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन लाइक द पेरोल टैक्सेस, प्रोविडेंट फंड, accrual of accrual of other benefit like gratuity, लीव इनकैशमेंट एंड बोनस। सही है। तो कहने का मतलब है आप उनका सैलरी शीट नहीं, अटेंडेंस रजिस्टर देख लोगे, उसके अकॉर्डिंग ही, अटेंडेंस रजिस्टर के अकॉर्डिंग ही आपका पेरोल मास्टर तैयार होगा। पेरोल मास्टर समझते हो? अरे बड़ी बड़ी एमएनसी होती है, वहाँ पे हजार हजार एम्प्लॉय काम कर रहे हैं भैया, वहाँ पे तो मास्टर डाटा उनका क्रिएट होता है, उनका एक कोड खुलता है एम्प्लॉय का, तो उस कोड, जो कोड वो खुलता है उस कोड के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी ट्रांसफर होती है। तो ये प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ उनकी सैलरी ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही, ये चेक करोगे। अप्रूवल ऑफ मंथली पेरोल प्रोसेसिंग डिसबर्समेंट, ये सब चेक कर लोगे। कैसे कंपटीशन हो रही है उनके पेरोल टैक्सेस की, प्रोविडेंट फंड की, ये चेक कर लोगे। और एक्रूवल जो और बेनिफिट उनको फ्यूचर में मिलने वाले हैं, उनका आप एक्रूवल बना रहे हो या नहीं बना रहे, ये चेक कर लोगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं सर कुछ समझ नहीं आ रहा। कह रहा है ऑडिटर सेलेक्ट ए रैंडम सैंपल ऑफ द ट्रांजैक्शन, एग्जामिन द रिलेटेड अपॉइंटमेंट लेटर, अप्रेजल लेटर, अटेंडेंस रिकॉर्ड, एचआर पॉलिसी एंड द एम्प्लॉय मास्टर। तो भैया क्या आप सारे 1000 एम्प्लॉय का चेक करने बैठ जाओगे? नहीं, आप सैम्पलिंग लगा दोगे, आप बोलोगे हर 50वें बंदे का मैं चेक करूंगा, तो अगर कुछ ना कुछ एरर होगी तो वहां पे निकल के आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि कंट्रोल अच्छे नहीं है, तो आप बोल दो हर 5वें बंदे का मैं चेक करूंगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कह रहा है परफॉर्म करोगे आप एनालिटिकल प्रोसीजर इज मस्ट एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर विल ऑफ कंसिस्ट ऑफ मंथली एक्सपेंसेस रिजनेबिलिटी, आप चेक करोगे, कंपैरिजन करोगे विद द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड से, एंड कंपेयर द क्लाइंट बिजनेस ऑपरेशन एंड द ओवरऑल ट्रेंड इन द इंडस्ट्री। तो आप चेक कर लोगे कि भैया रिजनेबली इतना इनका एक्सपेंसेस होना चाहिए था, सैलरी वगैरह का खर्चा और एम्प्लॉय वेलफेयर या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का खर्चा इतना होना भी चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, है ना। कंपैरिजन कर लोगे कि लास्ट ईयर हमने अपने एम्प्लॉय के ऊपर कितना खर्चा करा था उससे, और आप अपना ट्रेंड देख लोगे और इंडस्ट्री में देख लोगे कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कितना कितना एम्प्लॉय के ऊपर खर्च करते हैं, अपने टोटल रेवेन्यू का परसेंटेज निकाल के आप चेक कर सकते हो। समझ में आ रहा है? पक्का? हर आइटम को लेकिन आप एक बारी जरूर पढ़ लेना, जो जो आइटम होते हैं यहाँ पे दिए गए हैं आपके स्टडी मैट में, क्योंकि किसी भी आइटम को वो पिक करके बोल देगा कि आप बताओ क्या ऑडिट प्रोसीजर होगा, कैसे उसको चेक करोगे। तो अगर आप पढ़ लोगे ना तो ये टफ नहीं है, ये बस एक बार आप गो थ्रू कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। यही तो काम है, मैंने आपको सिस्टम पे बिठा दिया और आपको बोल दिया ये चीज़ चेक करो, कैसे करोगे, तो वही चीज़ आपको यहाँ से पढ़नी है। आ रहा है नहीं आ रहा? आइए आगे, आगे क्या बात हो रही है? डिटेल ऑडिट प्रोसीजर, सुनिएगा, डिटेल ऑडिट प्रोसीजर, डिटेल ऑडिट प्रोसीजर देख लीजिए कैसे चेक करोगे। सुन लो जल्दी जल्दी, बस पढ़ रहा हूँ। कह रहा है वेरीफाई कर लोगे आप एम्प्लॉय का अटेंडेंस प्रोसेस, रिलेटेड कंट्रोल एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई एनी फिक्टिशियस और भूत वर्कर, गोस्ट वर्कर लिखा है देखो। फिक्टिशियस वर्कर समझ रहे हो? सैलरी निकलती जा रही है मंजोली का, सुन लो। फिक्टिशियस वर्कर का मतलब है वहां पे बस नाम है, अकाउंट भी खुला हुआ है, बंदा नहीं है कोई, और वहां से आप सैलरी निकलवा लेते हो, सैलरी आपके खाते में भी आ जाती है। अरे सुनो ना यार, ऑनर को कहाँ पता इतना। अब अंबानी जी जा जाके थोड़ी देखेंगे कौन कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा, कौन एम्प्लॉई है नहीं है, वो तो मैनेजर संभालेगा। मैनेजर लेकिन घपला भी कर सकता है, मैनेजर एम्प्लॉई के साथ शामिल हो गया, बोल दिया कोई नहीं तू छोड़ के दूसरी जगह जॉब कर, तेरी सैलरी आती रहेगी, आधी आधी बांट लेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसा होता है एमसीडी में, दुनिया भर का होता है। एमसीडी में इतनी मोटी मोटी सैलरी आती है, इनको काम नहीं करते ये लोग, घर पे बैठे रहते हैं, अपनी जगह और किसी को लगा देते हैं, खुद और कुछ कर रहे हैं, वहां से भी सैलरी आ रही है, दूसरी भी सैलरी कमा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? आगे देखो, कह रहा है ऑब्टेन ए लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय as at the period at and along with the monthly movement split between the new hires, leavers and continuing employee। तो आप लिस्ट मंगा लोगे एम्प्लॉय की, उससे आप चेक कर लोगे कि कौन नए आए हैं, कौन पुराने गए हैं, कौन अभी है। सही है, इस चीज़ से आप चेक कर सकते हैं। हाँ आ जाओ। आगे देखो बेटा, फॉर ए सैंपल ऑफ न्यू हायर्स,
फॉर ए सैंपल ऑफ न्यू हायर्स ऑब्टेन द अपॉइंटमेंट लेटर, वेरीफाई वेदर द सैलरी फॉर द फर्स्ट मंथ एंड सब्सिक्वेंट मंथ वाज प्रोसेस एज पर द एग्री टर्म। तो जो भी सैलरी वहां से क्रेडिट होकर सैलरी आगे जा रही है वो आप देख लोगे कि वो उस हिसाब से जारी है या नहीं जा रही है ना, यानी जो एग्री टर्म है उसके हिसाब से जारी है क्या नहीं जा रही। कहीं ऐसा हो कि आप 15,000 की सैलरी पे रखा था और उसको दे रहे हो 50,000, सही है, कुछ सेटिंग बिठा ली मैनेजर ने। आगे आ जाओ। फॉर ए सैंपल ऑफ For a sample of resigned employee, obtain the full and final computation of verify whether all their dues, including the post-retirement like gratuity, leave encashment, has been paid or not. अगर नहीं पे करे होंगे तो लेबर कोर्ट में जाके वो केस फाइल कर सकता है कंपनी के ऊपर। आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? चलें, कह रहा है obtain the monthly salary register for all 12 months and compare with the previous year. If unusual deviation exists, inquire such differences. किस चीज को हम चेक कर रहे हैं? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को, जैसे सैलरी और एम्प्लॉय के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा खर्चा करा गया। कह रहा है वेरीफाई वेदर द प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर ऑल द एम्प्लॉय बेनिफिट एंड ऑब्लिगेशन लाइक बोनस, ग्रेचुटी एंड लीव इन कैशमेंट। ये आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ा होगा आपने, बोनस ग्रेचुटी वगैरह का प्रोविजन बनाना होता है, प्रोविजन बना के उनका रखना होता है ताकि जब टाइम आए पे करने का तो आपके पास फंड्स हो। सही है। इन केस ऑफ प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय ESI and are applicable to the entity, to recalculate the monthly liability of the employer-employee contribution to be paid to compare the actual detail and also obtain the monthly deposit challan to the verify the monthly liability deposit with the authorities with the due date। सुनिएगा, ESI और PF के केस में बेटा आप जो ऑनर होता है उसको एम्प्लॉय का PF और ESI काट के गवर्नमेंट को जमा करना होता है। जैसे GST एक बिजनेसमैन को कस्टमर से लेके जमा करना होता है, इनकम टैक्स अपने पास से देना होता है, ऐसे PF और ESI वो उसकी कुछ सैलरी में से कटता है, कुछ एम्प्लॉयर को अपनी जेब से देना होता है। तो वो देने के लिए चालान जमा होता है हर 15 तारीख को। सुनना, ESIC की और PF की डेट हर 15 तारीख को होती है, यानी फॉलोइंग मंथ की 15 तारीख। पिछले महीने की जो सैलरी थी उसके रिगार्डिंग जो भी PF ESI जमा होगा वो अगले महीने की 15 तारीख तक हो जाना चाहिए। तो वो आपको चेक करना है कि जो PF और ESI कंप्यूट करा है वो आप जमा भी कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, तो कैसे चेक करोगे? आप चालान देखोगे, आप बोलोगे टैक्स के चालान ले आओ भाई सारे, जितना भी यहाँ पे एंट्री दिख रही है मेरे को आपकी बैंक स्टेटमेंट में PF और ESIC की, उसे क्रॉस चेक कराओ चालान से। आया नहीं आया? चलें आइए, फिर कह रहा है आप परफॉर्म करोगे एनालिटिकल प्रोसीजर टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस टू एज टू द ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस विच में इंक्लूड द प्रोडक्शन पर एम्प्लॉय एनालिसिस। तो प्रोडक्शन पर एम्प्लॉय यानी आप ये देखोगे कि कॉस्ट कितनी पड़ रही है आपको एक एम्प्लॉय को रखने की, उस तरीके से आप मैच करके चेक कर लोगे। वाइल रिव्यूइंग द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, हाउ you are as an auditor you will evaluate the hiring, appraisal and retirement process। कह रहा है रेफर पॉइंट ए अबव। तो उस चीज़ के लिए आप पॉइंट ए को जो ऊपर हमने पढ़ा वो कर सकते हो, यानी आप एक डमी एंट्री मार के किसी को भेज के पता लगा सकते हो कि क्या इनका अपॉइंटमेंट का, अप्रेजल का और रिटायरमेंट का प्रोसेस है। सही है, तो बहुत सारे पॉइंट्स आपने पढ़े, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप ये सारे पॉइंट वहाँ पे लिख सकते हो। समझ में आया? बोलो। अब कह रहा है डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को कैसे चेक करोगे, बताइए। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ, यह है आपका होमवर्क। सही है, डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा ES लगेगा बताओ? PPE, PPE, PPE लगेगा। अमोर्टाइजेशन पहले ES 6 था, मर्ज हो गया, PPE बना दिया, तो PPE के अकॉर्डिंग आप देख लोगे हो रहा है नहीं हो रहा। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए चेक कर लोगे असेट की वही तीनों चीजें, अकरेंस, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट। अरे बोलो, पढ़ लोगे पक्का? आगे चले? हाँ, अदर एक्सपेंसेस तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा, खुद चेक कर लेना। कैसे चेक करोगे? एंट्री हो रखी होगी, वाउचर मंगा लोगे। एक पढ़ा देता हूं, चलो एक पढ़ा देता हूं कोई सा। ले हो गया खत्म सब कुछ घर से। इधर आ जाओ, सुनो, अदर एक्सपेंसेस खुद चेक कर लेना। हम आ जाते हैं बैलेंस शीट आइटम पे। चलो 5 मिनट का ब्रेक, फिर बैलेंस शीट आइटम करेंगे। खत्म कर दूं? लंच ब्रेक
मेरे को बहुत प्यारी बच्ची लग रही है, क्योंकि मेरे को भी, मेरे लिए तो सही है, मेरे लिए तो सही है। बताओ, आप बोलो भैया कर सकते हो, मैं होमवर्क दे दूंगा, खुद देखो। पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई, मैं पढ़ाने में बिजी हूँ अभी। अभी बोलो ले आओ, बोलो ले आओ। अरे बताओ क्या करना है। लंच। चलो, अब बेटा बैलेंस शीट का आइटम देख लेते हैं। ब्रेक हमारा ओवर हो गया। बहुत अच्छा लगा मेरे को, आपने आज सबसे छोटा ब्रेक लिया, दुनिया का सबसे छोटा ब्रेक। चलो, एक आइटम मैं बैलेंस शीट का करा रहा हूं, उसके बाद बाकी के आइटम आप खुद पढ़ लोगे नोट से, बहुत इजी है ना। आइए, आइए आइए, पार्ट बी बात करता है ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट आइटम। कह रहा है राइट अबाउट दी ऑडिट ऑफ रिजर्व सरप्लस एंड अदर इक्विटी अंडर इंडेस, है ना। क्या? आ जाओ बच्चों, आ जाओ, पढ़ा दो। सुनो, अब मीनिंग ऑफ प्रोविजन पढ़ लो। आ जाओ यार प्लीज बच्चों, खत्म कर रहे हैं यार, थोड़ा एक्साइटमेंट रखो। आओ। कह रहा है प्रोविजन आर द अमाउंट चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू टू प्रोवाइड फॉर द रिन्यूअल और डिमिनिशन ऑन द वैल्यू ऑफ द असेट, है ना। तो यहाँ पे ये डिफरेंस बताया, बस प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस है ना। पढ़ लोगे खुद। आगे चलूं मैं, चलूं आगे। कह रहा है रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम चेक कर रहे हैं, है ना। तो आप प्रोविजन और रिजर्व आप पढ़ लेना, फिर यहाँ डिफरेंस है प्रोविजन और रिजर्व में, ठीक है। ये भी पढ़ लोगे, अरे ये पढ़ा होगा आपने, 11th क्लास में होता है भाई, ठीक है। कह रहा है ऑडिट प्रोसीजर फॉर रिजर्व, मैं ये पढ़ा देता हूँ। ऑडिट प्रोसीजर फॉर रिजर्व, रिजर्व के लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर होगा आपका, रिजर्व्स के लिए पढ़े। आइए, कह रहा है टैली द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस टू द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एडिशन एंड यूटिलाइजेशन इन द करंट ईयर। तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस चेक करोगे, क्योंकि बैलेंस शीट के आइटम है, सुन लेना बच्चों, बैलेंस शीट के आइटम है तो सब में ओपनिंग बैलेंस मिलेगा, अधिकतर में। ऐसा हो सकता है कि कोई आइटम ही इसी बार क्रिएट हुआ हो तो नहीं मिलेगा बैलेंस शीट के आइटम में, तो वरना ओपनिंग बैलेंस होगा। आ रहा है या नहीं आ रहा आपको समझ में। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस देख लोगे, और देख लोगे कि उसके अकॉर्डिंग आप देख लोगे कि कितना हमें इस बार रिजर्व बनाना है और कितना यूटिलाइज करना है। फिर कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस देख लोगे, ट्रेस द मूवमेंट एज डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द इक्विटी टू द सरप्लस एंड डेफिशिएट। तो जो सुन लीजिएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या तो प्रॉफिट निकल के आएगा या लॉस निकल के आएगा, वो कहाँ ट्रांसफर होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में, वो चेक कर लोगे। एज पर दी इनकम स्टेटमेंट ऑफ दी करंट अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से, करंट ऑडिट पीरियड के हिसाब से, कि वो जितना आया है प्रॉफिट वो ट्रांसफर हुआ है रिजर्व में या नहीं हुआ। फिर चेक कर लोगे फॉर एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द डिविडेंड पेमेंट, डिविडेंड फ्री रिजर्व से कर सकते हैं ना भाई, तो डिविडेंड पेमेंट की एडजस्टमेंट, टैक्स रिलेटेड देयर टू एंड द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वेरीफाई द रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो अगर कोई वहां से आपके रिजर्व से कोई डिविडेंड का पैसा गया है तो उसे चेक कहाँ से करोगे, क्रॉस चेक रेजोल्यूशन से। आप बोलोगे भैया सेक्शन का कंप्लायंस आपने कराया या नहीं करा, डिविडेंड दिया भी है या नहीं दिया, ये चेक करोगे। फिर कह रहा है शेयर प्रीमियम अकाउंट देखोगे, इट नीड टू बी कंफर्म दैट द कंपनी हैज इशूड द शेयर इन एक्सेस ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर एंड द सेम, एंड फॉर द सेम द ऑडिटर शुड ऑब्टेन वेरीफाई द रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर कोई शेयर इशू करे होंगे तो उनके लिए रेजोल्यूशन पास करा होगा, वो पढ़ लोगे। द विड्रॉल फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कुड बी डन ओनली फॉर द लिमिटेड पर्पस, ये तो आपको पता ही है, पढ़ाया था मैंने लॉ में। वेरीफाई वेदर द सेम हैज बीन कंप्लाइड, तो ये चेक कर लोगे कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है वो
सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए यूज हुआ है ना, अदर पर्पस के लिए तो यूज नहीं करा, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस इस तरह से चेक कर लोगे। एक आइटम और कह रहा है, अब आपको चेक करना है, एक आइटम हमने चेक करा क्या, रिजर्व एंड सरप्लस, दूसरा आइटम क्या आ रहा है, बोरोइंग्स। इजी है बहुत। सैंक्शन लेटर देखोगे, कब अप्लाई करा था, कब सैंक्शन हुआ, डिसबर्स हुआ या नहीं हुआ, पर्पस क्या है, सही से यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा, हाँ, पैसा आया भी है या नहीं आया, बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हो यार, जितना दिमाग लगाओगे उतनी ये एक ना एक पॉइंट आपके दिमाग में आता जाएगा, है ना। देखो, कह रहा है एग्जिस्टेंस देख लोगे, कंप्लीटनेस देख लोगे, और एग्जिस्टेंस देख लोगे, कंप्लीटनेस देख लोगे, वैल्यूएशन देख लोगे, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ दूं, बहुत आसान है। देखो, मैं इसलिए यहाँ पे भी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए ज़्यादा बर्डन ना हो जाए, ठीक। पढ़ना तो है ही, यहाँ पढ़ लो या घर पे पढ़ लो, पढ़ना है, यहाँ पे इजी लगेगा आपको क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ। ऑल बोरोइंग ऑन द बैलेंस शीट डेट रिप्रेजेंट दी वैलिड क्लेम्स। कह रहा है रिव्यू बोर्ड मिनट्स for the approval of the new lending agreement and make sure that any new loan agreement and the bond issuance are authorized, ठीक है। तो जितने भी लोन लिए हैं, जो भी बॉन्ड इशू करे हैं, बॉन्ड के थ्रू जो पैसा उठाया है, वो सब कैसा होना चाहिए मेरे बच्चे, ऑथराइज होना चाहिए। 10 मिनट और लूंगा, उसके बाद छुट्टी है, ठीक है। वेरीफाई दैट द बोरोइंग लिमिट, प्लीज प्लीज इधर कह रहा है वेरीफाई दैट द बोरोइंग लिमिट नॉट एक्सीड एज ऑथराइज बाय द बोर्ड एंड विद इन द लिमिट सेट बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एक्ट। सही है। तो कह रहा है जो बोरोइंग लिमिट है वो ऑथराइज जितनी करी है बोर्ड ने उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और जो लिमिट है वो सेट होनी चाहिए जितना आर्टिकल एसोसिएशन में लिखी है। जैसे अरे लिखा होता है ना एओए में कि इतने तक का लोन लेना है तो ऑर्डिनरी रेजुलेशन से ले लो, इससे ऊपर एसआर चाहिए, आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ। तो इस तरह की चीज़ें आप चेक कर लोगे, वेरीफाई कर लोगे ओवरड्राफ्ट लोन विद द बैंक कंफर्मेशन एंड बैंक फ्रॉम द लेंडर्स से। तो जिसको जहां से लोन उठाया होगा उससे पेपर मंगा के वेरीफाई कर लोगे कि कितना लोन आपने लिया है। वेरीफाई द डिटेल ऑफ लीजेस हायर परचेज क्रेडिटर रिकॉर्डेड एज पर दी एग्रीमेंट व्हेन द डेट इज क्लोज एंश्योर दैट द डिस्चार्ज इज रिसीव फ्रॉम द असेट सिक्योरिंग दी डेट। अगर कोई आपका लोन खत्म हुआ है तो उसके अगेंस्ट जो आपने सिक्योरिटी दी थी आप वो चेक कर लोगे कि उसको प्रॉपर्ली डिस्चार्ज करा है या नहीं करा। कह रहा है इफ द ऑडिटर बिकम अवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस और अपेयर टू बी अनयूजुअल परफॉर्म दी फॉलोइंग प्रोसीजर। देख लीजिएगा प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन मिली है तो ये प्रोसीजर फॉलो करना, गेन करना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस रैशनल फॉर सच सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। तो वो चेक कर लेना कि आपके बिजनेस के लिए जरूरी भी थी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन या मजे मजे में वैसे ही पैसा उठा के मजे लेना चाह रहे हो। एंड कंसिडर वेदर द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व द प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी। कहीं कोई ऐसी, कहीं उस ट्रांजैक्शन में कोई पुरानी रिलेटेड पार्टी तो है नहीं है, ये चेक कर लेना, ठीक है। तो वहां पे रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा। कंप्लीटनेस के लिए क्या चेक करोगे बच्चे, हाँ, कंप्लीटनेस का मतलब क्या है कि जितनी भी बोरोइंग ली है क्या उसे ठीक से अकाउंट फॉर कराया या नहीं करा, कोई छोड़ तो नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ ऑब्लिगेशन आपने रिकॉग्नाइज ही नहीं करी, वो आपकी ऑब्लिगेशन थी। जैसे कंटिजेंट लाइबिलिटी को डिस्क्लोजर में डालना होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ आपकी जो बोरोइंग्स थी, जो आपकी ऑब्लिगेशन थी वो आपने दिखाई ही ना हो, है ना। आगे आइए, कह रहा है ऑल द बोरोइंग हैव बीन अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ द एंटिटी ऑन द टाइमली बेसिस। Obtain a schedule of the borrowing showing the beginning and ending balance of the additional borrowing and the repayment during the year. The consider any evidence of the additional debt obtained through the examination of the minute and board significant contract and the confirmation of the bank account. Review the debt activity for a few days before and the after the end of the reporting period. Debt activity को सुनना, कोई भी आइटम जब आप चेक कर रहे हो तो क्लोजर जो डेट होती है यानी 31 मार्च वाली डेट पे उसे ध्यान से चेक करना होता है, यानी उस टाइम को क्लोजर को हमें तवज्जो देना होता है। तो यही कह रहा है रिव्यू द डेट एक्टिविटी फॉर ए फ्यू डेज बिफोर या आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड टू डिटरमाइन if there are unrecorded liability at the year end and the transaction is recorded in the correct period। तो कट ऑफ डेट के लिए वो इंपॉर्टेंट है, एंड डेट आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। आगे देखिएगा, फॉर ईच लेंडर सेंड ए कंफर्मेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम द फॉर द अमाउंट आउट टू बी lended and the perform the following: mail the confirmation request to the appropriate selected party and send the reminder for the non reply। तो आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी भेज सकते हो, मंगा सकते हो कि भैया हमारी कंपनी इतना इतना लोन आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपसे दिखा रही है, तो आपके अकॉर्डिंग आपका एडवांसेस में इतना शो हो रहा है या नहीं हो रहा। जो हमारे लिए लोन होगा वो सामने वाले के लिए एडवांस होगा, उसने हमें दे रखा होगा, तो जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमारे पास शो हो रहा है उतना ही उसके पास भी शो हो रहा होगा, तो उससे हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी मंगा सकते हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा।
अगर वो नहीं भेजेगा तो हम रिमाइंडर भेज भेज के उससे मंगवाएंगे। कंपेयर द, कह रहा है कंपेयर द रिप्लाई टू द रिक्वेस्ट, जो आपने रिक्वेस्ट भेजी थी उसका जो रिप्लाई आया उसे कंपेयर कर लोगे, जो आपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखाया उससे रिकनसाइल कर लोगे, कोई एक्सेप्शन आया है तो, एंड ट्रेस द रिकनसाइलिंग द आइटम टू बी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो जितने भी जो भी आपने आइटम्स रिकनसाइल करे हैं उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगोगे कि इस फिगर पे आप पहुंचे कैसे, ये आप मैनेजमेंट से बोलोगे ना, आ रहा है या नहीं आ रहा, आप मैनेजमेंट से बोलोगे कि भैया आउटस्टैंडिंग बैलेंस इतना दिखाया है, इसकी सपोर्टिंग दिखाओ, क्योंकि जो मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगाई है उसके अकॉर्डिंग तो इतना बैलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। आगे चले, फिर बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की, बस खत्म हो रहा है। वैल्यूएशन के केस में कह रहा है एंश्योर द लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड एट द करेक्ट अमाउंट। सही है, तो जिस तरीके से लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए उस तरीके से आप कर रहे हो एज पर दी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, दैट इज एएस। ठीक है, देखना एंश्योर द लोन बैलेंस एंड द लोन पेबल आर एज पर द लोन एग्रीमेंट अपन ने दिखाया है। रिकैलकुलेट द इंटरेस्ट एक्रूवल और डिस्काउंट और द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, इंटरेस्ट जो एक्रू हुआ होगा, जो हम पे करेंगे आउटस्टैंडिंग दिख रहा होगा, और डिस्काउंट और कोई प्रीमियम अगर हम किसी बॉन्ड को रिडीम वगैरह कर रहे हैं तो उनको रिकैलकुलेट करोगे कि ठीक से कैलकुलेशन करी है कंपनी ने या नहीं करी। चेक द कंप्यूटेशन ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ प्रीमियम एंड डिस्काउंट फॉर फॉरन, ये कंप्यूटेशन का समझ में आया, चेक द कंप्यूटेशन ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो चेक करोगे कि जो कंप्यूटेशन बनाई है अमोर्टाइजेशन की वो ठीक से बनाई है या नहीं बनाई। कह रहा है फॉर फॉरेन करंट लोन वेरीफाई द क्लोजिंग एक्सचेंज रेट यूज्ड एंड द टेस्ट द ट्रांसलेशन ट्रांजैक्शन होगा, ये ट्रांजैक्शन कैलकुलेशन। तो अगर कोई फॉरेन लोन लिया हुआ है तो उसमें आप एक्सचेंज रेट को भी एक्सचेंज रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी AS11 लगा के ठीक से उसको चेक करोगे कि कैसे अकाउंट फॉर करना है। जो भी डिफरेंस आता है उसे P&L अकाउंट में डाल देते हो, आपको पता है ना, कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस कैपिटलाइज करते हो, ऐसा कुछ होता है ना, AS11 आपने पढ़ा होगा, याद है नहीं है, शक की निगाहों से देख रहे हो, पता तो नहीं लग रहा। ट्रेड रिसीवेबल घर से खुद कर लेना, सब्सटैंटिव ऑडिट ठीक है, सुन लो, राइट अबाउट द ट्रेड रिसीवेबल खुद घर से करना है। सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर ये कर चुके हैं, ये वही है डिटेल चेकिंग, ये देख लेना। सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में दो चीजें होती है ना, ये याद रखना, टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, दैट इज रेशियो एनालिसिस, पास्ट ट्रेंड से मैच करते हो, कुछ बाहर से इंडस्ट्री से कंपेयर करते हो, ये सब होता है। तो सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर आप पढ़ लेना यहाँ से। इसके बाद क्या बचता है, राइट अबाउट दी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पढ़ लोगे, सरप्राइज चेक कर सकते हो जाके गले में कितना कैश रहता है नहीं रहता, वो बुक से मैच कर रहा है नहीं कर रहा, वो सब चेक कर लेना है ना, पढ़ लेना। कह रहा है राइट अबाउट दी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के ऊपर तो पूरी स्टॉक ऑडिटर की रिपोर्ट मंगा सकते हो, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे हो रहा है, फीफो लगा रहे हो लिफो लगा रहे हो, ठीक है, कैसी रिकॉर्डिंग करते हो, कैसे पिक्योर करते हो, कैसे आउट करते हो, वो सारा प्रोसेस आप एनालाइज कर सकते हो, है ना। बार कोड का कोई सिस्टम आपने लगाया है नहीं लगाया, जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट में डील कर रहे हो तो, ठीक है, वो सब चेक कर लेना, कंप्लीटनेस सेम चीजें हैं, है ना। फिक्स एसेट्स के बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ाया भी है आपको, तो PPE के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लिस्ट वगैरह मंगा लोगे, एग्जिस्टेंस चेक करोगे, एक्यूरेसी चेक करोगे, है ना। ये सारा आपको आप घर से पढ़ने का है, हमारी तरफ से ये फिनिश है मेरे बच्चे। इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में कैसे चेक करोगे, पढ़ लोगे, सब में सेम चीजें हैं, ठीक है। तो कंटीजेंसी प्रोविजन और लास्ट में कुछ रहता है क्या, सही है। अब आपका होमवर्क, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही है, थैंक यू वेरी मच। और आज हमने अपना ये सब्जेक्ट खत्म कर दिया, ऑडिट में अब आपको आग लगानी है, हमने तो आग लगा दी, ठीक है। थैंक यू बच्चों।